वैसे तो मेरा मानना है कि सवाल सरकारों से होनी चाहिए, उन लोगों से होनी चाहिए जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं, या फिर उन लोगों से होनी चाहिए जो किसी भी संप्रदाय का, समुदाय का, समाज का, राज्य का, देश का अगुवाई कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। क्योंकि नेता चाहे किसी भी प्रकार के हो, पदासीन व्यक्ति चाहे किसी भी प्रकार के हो, उनके पास सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियां होती है। ऐसे में सबसे ज़्यादा सवाल उन्हीं से बनता है। जो लोग पदों पे नहीं हैं, जिनके पास अख्तियार नहीं है, जिनके पास पावर नहीं है कुछ करने की, कुछ ख़राब करने की, कुछ सुधार करने की, मेरा मानना है कि उनसे सवाल भी नहीं होने चाहिए। खैर, सवाल पर आते हैं। एक सवाल मैं पहले आपसे कर लूँ, इसीलिए मैं कुछ इधर उधर की बातें कर रहा था। आपसे मेरा सवाल यह है कि भारत जैसे देश में, जहाँ सब कुछ सोशल वेलफेयर के नाम पे होता है, या फिर वेलफेयर के नाम पे ही सरकारें भी चल रही है, हम टैक्स भी दे रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उन सब का अगर हम घुमा फिरा के देखें तो एक ही बात निकल के आती है, और वह बात है कि वेलफेयर के लिए, समाज कल्याण के लिए, नागरिकों के कल्याण और उत्थान के लिए। यहाँ तक कि देश के विकास का परिभाषा भी जब हम लोगों ने पढ़ा था, तब यही पढ़ा कि नागरिकों का विकास ही देश का विकास है। अगर किसी भी देश, जो हम लोगों ने सीखा कि अगर किसी भी देश को चहुमुखी विकास चाहिए तो अपने नागरिकों का चहुमुखी विकास करना होगा, क्योंकि नागरिक से देश बनता है, कोई भूखंड का नाम देश नहीं होता। लेकिन आज जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो हमें लगता नहीं कि ऐसी कोई भी बात एग्जिस्ट करती है। लिहाजा हमें ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ किसी और के भरोसे या तो छोड़ दिया है, या फिर हम लोगों को किसी ने बता दिया है कि जो भी है सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, और हमें इन बातों पर सवाल उठाने के बजाय हमें वो करते रहना चाहिए जो हमें बताया जा रहा है। जैसे कि आजकल ट्रेंडिंग चीज़ है गर्व करना। हालांकि गर्व करना तो हमें बचपन से सिखाया गया है, और यह सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में है कि अपने देश पर गर्व करो, अपनी धरती पर गर्व करो, अपने संविधान पर गर्व करो, अपने कानून पर भी गर्व करो। कई बार ऐसा भी सामने आता है। अब हम अपने राजनीतिक पार्टी पर गर्व कर रहे हैं, अपने राजनेताओं पर गर्व कर रहे हैं, अपने धर्म पे गर्व करना सिखाया गया हमें, हम बाबाओं पे गर्व कर रहे हैं। विश्वास और आस्था सिखाया गया हमें, अब हम अपने अंधविश्वास पे गर्व कर रहे हैं। पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जो समझते थे, जो इसकी बात करते थे, उन्हें समाज में इज्जत और सम्मान दिया जाता था। आज जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं उनको समाज में दुत्कारा जाता है, उन्हें गालियाँ दी जाती है, और जो अंधविश्वास की बात करता है उन्हें पूजा जाता है, लोग उन पर गर्व करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। ये सब परिस्थितियाँ ऐसी होती जा रही है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सवाल आज अथॉरिटी के बाद अगर किसी से बनती है तो वो हमें खुद से करनी चाहिए कि आखिर हम क्या कर रहे हैं। क्या यही चीज़ें, क्या यही बातें हमें इंसान बनाती है कि हम किसी के पीछे चलें, सिर्फ हम किसी भी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन जाए, हम किसी भी विचारधारा का सिर्फ इसलिए हिस्सा बन जाए क्योंकि हमारे पूर्वज इस विचारधारा से सहमत थे, या फिर इस विचारधारा का पालन करते थे, अनुसरण करते थे। अगर ऐसा कुछ करना है तो फिर हमें ये समझ जाना चाहिए कि प्रगति के नाम पर
जिस शोषण चक्र को हमने अपनाया है वह हमें ख़त्म कर चुका है और हमें आगे कुछ भी करने, कुछ भी बोलने, कुछ सोचने समझने और कुछ भी जिज्ञासा रखने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम रिलीजियस हैं, अगर हम रिलीजन की बात करते हैं, अगर हम किसी भी एंगल से देखें तो कोई रिलीजन आपको आगे बढ़ने की बात बहुत कम ही बताता है। ऐसा मैं मानता हूँ। हो सकता है आप मेरे साथ इत्तेफाक नहीं रखते हो, लेकिन यह सच है कि जो भी रिलीजन इस पूरे संसार में जो भी काम कर रहा हो, मैं सारे रिलीजन्स को तो नहीं जानता, ना मैं बहुत सारे रिलीजन्स को जानता हूँ, मैं 2-4 रिलीजियस ग्रुप को जानता हूँ। उसमें मुझे यही लगता है कि ये लोग आपको आगे बढ़ने की बात कम करते हैं, पीछे मुड़कर देखने की बात ज़्यादा करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पीछे मुड़कर देखना बुरी बात है, लेकिन सिर्फ पीछे देखते रहना यह अच्छी बात तो नहीं है। मैं कई बार खुले तौर पर रिलीजियस आइडियोलॉजी का विरोध कर देता हूँ, क्योंकि मैं दरअसल जिन बातों से सहमत नहीं हूँ मैं उसमें सहमति तो कतई जाहिर नहीं करता, और जिन बातों में मुझे विश्वास नहीं है, जिन बातों को मैं सही नहीं समझता, मैं उसका विरोध करता हूँ, और इसलिए मैं कर देता हूँ। आज जो मैं सवाल करना चाह रहा था आपसे, वो यह चाह रहा था कि जब हम टैक्स भरते हैं और हम पूछते हैं कि ये टैक्स हम क्यों भर रहे हैं, सरकार को हम टैक्स क्यों दे रहे हैं। आज आप किसी भी देश में रहते हो, मुझे नहीं पता वहाँ का टैक्स किस प्रकार से लिया जाता है, वहाँ टैक्स आप किस प्रकार से देते हैं, लेकिन अगर आप भारत में रहते हैं, जैसे मैं भारत में रहता हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पर टैक्स किस प्रकार से लिए जाते हैं और किस प्रकार से दिए जाते हैं। यहाँ पे जो अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट टैक्स जिसको कहते हैं, यह इतना तगड़ा है, इतनी बुरी तरीके से वसूला जाता है कि कई एक्सपर्ट ये मानते हैं कि यहाँ पे टैक्स लेने का जो प्रक्रिया है वो बहुत ही घटिया है, क्योंकि एक अरबपति इंसान भी उतना ही टैक्स भर रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स की बात की जाए तो एक गरीब से गरीब व्यक्ति जो 2 वक्त का रोटी नहीं खा रहा है वह भी उतना ही टैक्स भर रहा है। उदाहरण के लिए यदि आप एक 10 रुपये का बिस्कुट का पैकेट खरीदते हैं, उस पर जो टैक्स लिया गया है, सेम टैक्स एक अरबपति भी उस 10 रुपये के बिस्कुट को खरीदेगा तो उसको देना पड़ेगा। जबकि देखा जाए तो आय के मामले में, संपत्ति के मामले में, दोनों में बहुत ज़्यादा का फ़र्क है। इसके बावजूद भी टैक्स दोनों ही चुका रहा है। दूसरी तरफ यदि हम सोशल वेलफेयर की बात करते हैं तो देश की जिम्मेदारी होती है, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है, या किसी भी प्रकार की सरकार जो है, संस्थान, उनकी जिम्मेदारी होती है कि आपसे वो जो पैसे टैक्स के रूप में जो वसूले गए हैं उसके बदले आपको रिटर्न दिया जाए, इसीलिए तो वसूले गए हैं। लेकिन देखने में इसके विपरीत आता है। हम आज लगभग 80 साल हमारी स्वतंत्रता के बाद हम इस देश में सब कुछ बनाने बिगाड़ने में लगा दिया, लेकिन हमने क्या हासिल किया है? आज भी गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। किसी के अमीर होने से कोई दिक्कत नहीं है, किसी को नहीं है, लेकिन अमीर होने का जो तरीका है उससे ज़रूर दिक्कत है। आप समझिए, आखिर एक व्यक्ति जो गरीबी में जी रहा है वह गरीबी में ही जीता जा रहा है, और जो अमीर लोग हैं या जिनको एक बार जिनके पास संसाधन आ गया है, वे गरीबों का शोषण करने पे लगे हुए हैं। आप विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल देख सकते हैं। यह एक परिणाम होता है कि अमीर और अमीर होते जाते हैं, गरीब और गरीब होता जाता है। हम सोशल वेलफेयर की बात करते हैं। आप सोचिए कि आपके घर के आगे जो नाली है, अगर आप किसी भी शहर में, नगर में रहते हैं तो आमतौर पर आपके घर के आगे भी नाली बनी होगी। अगर आप गांव में रहते थे तो सड़कों के किनारे नाले होते हैं पानी निकासी के लिए, जो सामान्य तौर पर नहर से जाकर मिल जाते हैं। ये बड़े बड़े नाले, ये छोटी छोटी नालियाँ, इनकी साफ़ सफाई की जिम्मेदारी भी सरकारों की होती है। गांव में तो इनकी साफ़ सफाई में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है,
सामान्य तौर पर। शहरों में इसकी हालत इतनी बुरी होती है कि कई बार यह आपके ज़िंदगी और मौत के सवाल बन जाते हैं। और ऐसे में जब आप सवाल नहीं पूछते हैं तो आपको वो तमाम चीज़ें बतौर तोहफ़ा सरकार से दिए जाते हैं जिसके आप कभी भी हकदार नहीं थे। आप अगर दिल्ली में रहते, मैं दिल्ली में रहता हूँ, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा। आप अगर पटना में रहते हैं तो भी आपको अंदाज़ा होगा। आप राजस्थान के, मध्य प्रदेश के किसी सिटी में रहते हैं तो भी आपको इस बात को मानने में कोई गुरेज नहीं होगा कि सरकारें, संस्थाएं अपनी जिम्मेदारियों को किस हद तक छोड़कर बैठी हुई है। शहर की सारी नालियाँ जाम पड़ी हुई है, बंद पड़ी हुई होती है। बरसात तो छोड़िए, आम दिन भी उसमें से पानी निकलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम लोगों में से कितने लोग हैं जो इस परेशानियों को लेकर सरकार से, सत्ता से सवाल करते हैं? नहीं करते। आज के दौर में तो मीडिया ख़त्म हो चुकी है। हमारे देश में कोई मीडिया नाम की चीज़ है नहीं। कुछ लोग हैं जो अब सोशल मीडिया पर मीडिया का काम कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं। उन लोगों से थोड़ी उम्मीद ज़रूर है, लेकिन उनमें भी सत्ता के चाटुकार लोग, जो लोग सत्ता के पक्ष में बैटिंग करते हैं, उन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। सत्ता के पास पैसा है, नेताओं के पास पैसा है, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास बड़े बड़े पैसों के ख़जाने हैं। कॉरपोरेट में उनकी दोस्ती है, बड़े बड़े अमीर चंद लोगों से उनकी यारी है। वो उनके लिए पैसे देते हैं, लेकिन आपके हक़ की आवाज़ उठाने के लिए आपके उनको पैसे नहीं दे सकते। न तो आप मीडिया को पैसे दे सकते हैं, ना आप यूट्यूबर्स को पैसे दे सकते हैं। ऐसे में बात यह आती है कि जब आप अपने हक़ की बात खुद नहीं करेंगे तो आप सोच के देखिए कि आपके लिए आखिर कौन है, कौन करेगा आपके हक़ की बात और क्यों करेगा। आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठाना कब शुरू करेंगे? आखिर आपको क्या परेशानी है कि आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठाएं? क्या इसमें कोई परेशानी आपको लगती है? और अगर लगती है तो आप समझ लीजिए कि आपकी हक़ की बात कोई नहीं करने वाला। कम से कम इस हिंदुस्तान में, जहाँ सरकार खुद पत्रकार के से, ये जो जितने भी मीडिया संस्थान हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से खरीद चुकी है, अपने इशारों पर नचाती है। ऐसे में जनता ये सोचे कि मीडिया हमारे हक़ की बात करेगी तो ये जनता की मूर्खता है। और मुझे यकीन है कि आप मूर्ख हैं, मैं मूर्ख हूँ, हम मूर्ख हैं। हम सबके पास कम से कम आज स्मार्टफोन और मजबूरी से ही सही उसमें इंटरनेट की फैसिलिटी है। शोषण का ही एक हिस्सा है कि हमें मजबूरन डाटा पैक लेना ही पड़ता है, तो हमारे पास डेटा भी है। आप अपनी समस्याओं को अगर सरकार तक नहीं पहुंचा सकते, कम से कम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप अपनी समस्याओं पर बोलना शुरू तो कीजिए। आप फ़ोन उठाइए। रील बनाने की जगह पे, मैं ये नहीं कह रहा कि रील में अच्छी चीज़ें नहीं हो सकती है, लेकिन रील में बेतुकी बात करने और अननेसेसरी एक्ट करने से कहीं बेहतर है कि आपको जो परेशानी है या आपके आसपास में जो परेशानी है, आप उन परेशानियों को शेयर कीजिए। सोशल मीडिया आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, कम से कम देश का नसीब विदेश का ही सही, जहाँ पे अगर आप जैसे लाखों लोग, करोड़ों लोग हैं, अगर वो अपनी समस्याओं को जाहिर करेंगे तो सरकार पर, मैं मानता हूँ सरकारों पर दबाव जरूर बनेगा। दूसरी तरफ आपके ज़रिए हम सबको यह पता हो सकेगा कि हमारे साथ क्या क्या परेशानियाँ हैं। किसी भी एक राज्य की बात नहीं है,
देश भर में कहीं भी आप चले जाइए, शहर हो, गांव हो, कस्बा हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनकी इतनी खस्ता हाल है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा। सड़कें टूटी पड़ी हैं, गड्ढे हैं, सड़कें हैं नहीं, इसकी कोई बात नहीं कर रहा। नाली है, बंद पड़ी हुई है, क्या समस्या है, इसकी कोई बात नहीं कर रहा। पानी की सप्लाई है, नहीं है तो कैसी है, इसकी कोई बात नहीं कर रहा। कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? सोचिए, देश के अधिकांश हिस्सों में पानी पीने लायक नहीं बचा। देश की लगभग सभी नदियाँ जल प्रदूषण के शिकार है। उत्तर भारत की सबसे पवित्र मानी जाने वाली गंगा और यमुना पीने के लायक पानी नहीं बहा रही है। मतलब कि गंगा और यमुना में बहने वाली पानी अब छूने लायक नहीं बचा हुआ है। कई जगहों पर अदालत के आदेश से बोर्ड लगाना पड़ा कि यहाँ इस घाट का, इस इलाके का पानी छूने के लायक नहीं है, नहाने के लायक नहीं है, आचमन करने के लायक नहीं है। ऐसे में सोचिए कि आप इन स्थितियों पर बात क्यों नहीं करते। आप कहते हैं कि इससे क्या बदल जाएगा। मैं कहता हूँ कुछ नहीं बदलेगा, तो भी आपको बात करने में क्या परेशानी है। आपके ज़िंदा रहने से भी कुछ नहीं बदल रहा है इस दुनिया का, फिर भी आप ज़िंदा हैं ना। आप खाना खाते हैं, आप सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, आप शादी कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, इससे क्या बदल जा रहा है? कुछ नहीं। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए कुछ बोलने में आप ये सवाल हमसे करते हैं कि क्या बदल जाएगा। आपके सवाल नहीं करने से कुछ बदला, फिर भी आप चुप बैठे हुए हैं ना। लेकिन जिन लोगों ने सवाल किए, उससे ज़रूर बहुत कुछ बदला है। शायद आपके पास अगर अभी भी फ्री में हवा पहुंच रही है, गंदे ही सही, शायद उन बातों का ही नतीजा है। कुछ प्रावधान जो कुछ लोगों ने किए आपके लिए, आपके हित में, आप उसकी रक्षा करने के लिए आवाज़ उठाने में भी शर्म कर रहे हैं, संकोच कर रहे हैं, डर रहे हैं या आलस कर रहे हैं। इन सभी स्थितियों में आप खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। आपकी दलीलें आपको ही मूर्ख बना रहा है। आप कब तक खुद को इस कदर मूर्ख बनाते रहोगे? और आप इस प्रकार से अपने आप को मूर्ख बनाकर क्या हासिल कर लोगे? कोई धर्मगुरु, कोई किसी भी रिलीजन का मुखिया, कोई अगुआ, कोई लीडर आता है, कोई आपसे कहता है 16 बच्चे पैदा करो, कोई 10, और आप 6 बच्चे, 10 बच्चे पैदा कर लेते हो। इससे क्या बदलने वाला है और इससे आपको क्या लाभ होने वाला है? कभी सोचा है? आप नेताओं के इशारों पर कुछ करते हो, कभी आप धार्मिक नेताओं के इशारों पर कुछ करते हो, उससे क्या बदल जाता है? नहीं, उससे परेशानियां ज़रूर खड़ी होती है। आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, सरकार की नाकामयाबी का एक नतीजा है कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाई की जगह खाने देने पड़ रहे हैं, और वह खाना इतना बुरा है, इतना घटिया है कई बार कि उस स्कूल में काम करने वाले एक भी स्टाफ उस खाना को नहीं खाता है, और आपके बच्चे उस खाना को खाते हैं। कई मामले देश में ऐसे आ चुके हैं कि उस खाने को रिपोर्टिंग करने के जुर्म में पत्रकारों को, लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनको परेशान किया गया। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जब ऐसा कुछ भी किया जाता है तो हम सब चुप हो जाते हैं। आप समझिए, जब तक आप चुप हैं, आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर आप तक मेरी बात पहुंच रही है, आप मेरी बात सुने हो, तो मेरे सभी बातों का एक ही लबोलबान है कि आप अपनी परेशानियों को कब समझेंगे। आप
कब तक चीनी के कलेवर से सने हुए या लिपटे हुए या बंद जहर को प्रेम पूर्वक खाते रहेंगे? ऐसा मत कीजिए। यह आपको बर्बाद नहीं कर रहा सिर्फ, यह आपके आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है, यह आपके पूरे समाज को बर्बाद कर रहा है। शायद ये बातें आपको कोई धर्मगुरु, कोई मौलवी, कोई पंडित, कोई बाबा कह रहा होता, कोई पादरी कह रहा होता तो आपको बेहतर समझ में आता, क्योंकि आपकी आस्था जुड़ी हुई है वहाँ से। लेकिन इन आस्था के नेताओं ने आपको आज तक क्या दिया है और क्या छीना है, इसकी मेरे पास लिस्ट लंबी है, बताऊंगा ज़रूर कभी। आप अगर मेरी बात सुने हो तो कृपया उन बातों पर ध्यान दीजिए जो आपके जीवन में, आपके समाज में उपद्रव पैदा कर रहा है, परेशानी पैदा कर रहा है, और उन बातों को उठाइए। और जो आपकी बातों को उठा रहा है उनका समर्थन कीजिए। अगर वो वीडियो से आपकी बातों को उठाया है तो आप उसके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कर सकते हैं, आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं, कमेंट करके हामी भर सकते हैं। वहाँ पे कोई अगर आपके मुद्दों पर बात कर रहा है, कोई उसको गाली दे रहा है, तो आप ऐसे लोगों को डिफेम करने के लिए रिपोर्ट कर सकते हैं, ऐसे कमेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं, ऐसे वीडियोज़ को जो समाज हित में नहीं है, समाज में किसी भी प्रकार से अनैतिक बातों को फैला रहा है, लोगों में उपद्रवी भावना को जगा रहा है, ऐसी चीज़ों को रिपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ों पर आप अगर ध्यान देते हैं तो आप पाएंगे कि आप में बहुत कुछ अलग पैदा लेने लगेगा। आप अपने लिए, अपने समाज के लिए जिस दिन एक भी प्रश्न उठाएंगे उस दिन आपको अच्छा लगेगा, यकीन कीजिए। चलिए, बातें तो होती रहेंगी। आज मैं अपने तरफ की एक बात कहता हूँ, हालांकि मैं अक्सर कहता रहता हूँ। आज एक बात शेयर कर देता हूँ आपसे। मेरे तरफ से मेरा आज का प्रश्न है दिल्ली सरकार से। दिल्ली में लगभग 500-550 मोहल्ला क्लिनिक पिछली सरकार ने शुरू किया था। मोहल्ला क्लिनिक एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ही था जहाँ पर एक डॉक्टर होता था और दवाइयाँ मिलती थी, कुछ टेस्ट। हालांकि गवर्नमेंट का दावा है, दिल्ली सरकार जो पिछली सरकार थी उसका दावा है कि लगभग 212 या 220 के आसपास टेस्ट की फैसिलिटी थी। लेकिन जो मोहल्ला क्लिनिक था वहाँ पर, अब क्लिनिक पे अगर आप होते और वहाँ पे आपको ब्लड टेस्ट करवाना है तो ब्लड टेस्ट का सैंपल ये ले लेते थे, और कोई टेस्ट होता था तो लिख देते थे, जो इनके लैब के एड्रेस पे जाकर वहाँ पे टेस्ट करवाना पड़ता था। हालांकि कई बार तो लैब की तरफ से गाड़ी मिल जाती थी, लेकिन हर बार नहीं, ज़्यादातर आपको अपने पैसे से लैब पर जाकर टेस्ट करवाना पड़ता था। लेकिन सर्दी, जुखाम, बुखार, टाइफाइड, बदन दर्द और ऐसी छोटी मोटी बीमारियों का इलाज यहाँ पे संभव था, क्योंकि एक MBBS डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल होता था आपके लिए, जो आपको इन चीज़ों से, छोटी मोटी दवाइयों से मदद कर देता था। दवाइयाँ लगभग सारी मिल जाती थी, कोई भी दवाई बाहर से, मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है कि कोई भी दवाई बाहर से नहीं लेना पड़ता था अगर आप मोहल्ला क्लिनिक में गए हैं तो। डिस्पेंसरी कुछ 300 के आसपास दिल्ली में डिस्पेंसरी है जिसको MCD चलाती है। यहाँ पे भी सेम फैसिलिटी है, यहाँ पे भी आपको ब्लड टेस्ट वगैरह हो जाता है और दवाइयाँ मिल जाती है, लगभग सारी दवाइयाँ यहाँ पे भी मिल जाती है। कभी कभी बहुत कम ऐसे मामले होते हैं जहाँ पे कुछ दवाई आपको बाहर से लिख जाते हैं। और यहाँ की एक दिक्कत बात है कि ज़रा से भी आपको परेशानी ज़्यादा है तो ये बहुत जल्दी आपको
अस्पताल जाने के सजेशन दे देते थे। फिर भी लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कि छोटे मोटे बीमारियों के लिए आप डिस्पेंसरी जाते हैं, वहाँ पे आपको दवाई मिल जाती है और वहाँ पे आपको दवाई देने के लिए डॉक्टर होते हैं जो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं दवाई। इसके अलावा दिल्ली में और अस्पतालों की अगर माने तो कम से कम 30 के आसपास तो दिल्ली में और सरकारी अस्पताल हैं, जिसमें कुछ अस्पताल को एमसीडी ऑन करती है, कुछ को दिल्ली सरकार और कुछ को केंद्र सरकार चलाती है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है इन बड़े अस्पतालों की कि यहाँ पर डॉक्टर भी हैं, टेस्ट की फैसिलिटी भी है और दवाई की फैसिलिटी भी है। इसके बावजूद भी बहुत लंबी लाइन होती है। दवाइयाँ अक्सर पूरी नहीं मिलती और अगर हाल फिलहाल में देखा जाए तो दिल्ली सरकार द्वारा चलाई जा रही ज़्यादातर हॉस्पिटल में और केंद्र सरकार के हॉस्पिटल में भी अधिकतर दवाइयाँ नहीं मिलती है, दवाई बाहर से लेने पड़ते हैं। एक जन औषधालय है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, जो ज़्यादातर सभी अस्पतालों में आजकल खोल दिए गए हैं। वहाँ पर कहा जाता है कुछ डिस्काउंट पर दवाई दिए जाते हैं, वहाँ पर फिर भी कुछ दवाई मिल जाती है। मतलब जो दवाई आपको फ्री में मिलना चाहिए था उस दवाई के लिए आपको पे करना पड़ता है। खैर ठीक है, डिस्काउंट पे मिलता है, मैं एकदम से विरोध नहीं करता इन चीज़ों का, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब आपने अस्पताल खोला, वहाँ पे डॉक्टर लगाए, अगर पेशेंट को डॉक्टर इलाज करने के लिए टेस्ट लिखता है, दवाई लिखता है, दवाई अस्पताल नहीं दे पा रहा, सरकार नहीं दे पा रही, तो क्यों? टेस्ट सरकार नहीं करवा पा रही है तो क्यों? अगर आप टेस्ट नहीं करवाएंगे तो आप दवाई फिर कैसे चलाएंगे और आप इलाज कैसे करेंगे? यह सवाल है मेरा किसी भी अस्पताल को चलाने वाले संस्थान सरकार से कि अस्पताल में लोग गए हैं इलाज करवाने के लिए तो उनको दवाई और टेस्ट की सुविधा क्यों नहीं मिल पा रही है सही तरीके से। कई बार एक्सरे के लिए इमरजेंसी के अलावा आप एक्सरे के लिए जाते हैं तो आपको 7 दिन का टाइम लग जाता है। कई मामलों में आप देखेंगे कि डॉक्टर कहते हैं कि आपको सर्जरी की आवश्यकता है और जितनी जल्दी हो सके करवा लीजिए, और जब आप कहते हैं कि हमें हॉस्पिटल में ही करवानी है तो आपको 6 महीने तक का डेट दिया जाता है, जबकि डॉक्टर का कहना होता है कि आप जितनी जल्दी, मतलब आज कल परसों में जितनी जल्दी करवा लें उतना अच्छा है। जबकि वहाँ पे जब आप डेट लेने के लिए जाते हैं, अस्पताल में वो सर्जरी का फैसिलिटी है, टेस्ट का फैसिलिटी है, लेकिन फैसिलिटी होने से कोई फ़ायदा तो नहीं है ना। जो पेशेंट अभी ऐसा लग रहा है कि पेशेंट के अगर अभी वो टेस्ट नहीं किया गया तो वो पेशेंट 4-5 दिन नहीं टिक पाएगा। आप 6 महीने, 8 महीने, 3 महीने बाद उसको टेस्ट के लिए बुला रहे हो, क्या मजाक चल रहा है? छोटे से छोटे अस्पताल में भी आप जाते हैं दिखवाने के लिए तो टेस्ट की फैसिलिटी अगर है वहाँ पे तो उसी दिन हो जाता है, कल होकर नहीं होता। फिर सरकार के इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल में यह फैसिलिटी महीनों क्यों टाले जाते हैं? आप कहेंगे भीड़ होती है। क्यों होती है भीड़? क्यों होती है भीड़? अगर एक हार्ट अटैक पेशेंट का सर्जरी करना पड़ जाए, बाईपास करना पड़ जाए, तो उसके लिए महीनों की बात कही जाती है। नंबर आने में उसके कई महीने लग जाएंगे। चुनाव प्रचार में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, दवाई से पैसे बचाए जाते हैं, टेस्ट से पैसे बचाए जाते हैं। बाहर केमिस्ट का जो शॉप करके बैठा हुआ है वो महीने का करोड़ों रुपए का इनकम कर रहा है, सेल आउट नहीं, इनकम कर रहा है। कई 2-2, 3-3 करोड़ रुपए का इनकम कर रहे हैं। एक अस्पताल के 2-3 खोखे खोल रखे हैं उन्होंने, अलग अलग गेट पर उन्होंने एक दुकान खोल रखा है, सोचो। और अंदर सरकार कह रही है कि हम पैसे बचाने इसलिए हम दवाई नहीं दे रहे, जबकि उनको पता है कि जो दवाई सरकार को मुश्किल से 10 रुपये 15 रुपये में मिल जाएगा, बाहर केमिस्ट के शॉप से लेने पर पेशेंट को वो दवाई 50 रुपये 60 रुपये या 100 रुपये तक को भी पड़ सकता है। लेकिन सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सरकार जनता को छोड़ दे रही है, गरीब को मरने के लिए छोड़ दे रही है।
मेरा सरकार से सवाल है कि आखिर क्यों ये फैसिलिटी नहीं दी जा रही हमें। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक को बंद किया जा रहा है, जबकि अभी की स्थिति ये है जब ये सारे डिस्पेंसरी, मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल चालू हैं, इसमें से लगभग 5,500 मोहल्ला क्लिनिक को अगर आप निकाल देंगे तो ये सारा जो बर्डन है, जो भीड़ है, वो वापस 300 डिस्पेंसरी पे चला जाएगा। मतलब आप समझिए कि कम से कम आप 2/3 काउंटर बंद कर रहे हैं, तो हर काउंटर पर 2 जने एक्स्ट्रा पर चले जाएंगे। अभी एक मोहल्ला क्लिनिक ऑन एवरेज 100, 150, 200 तक पेशेंट देखता है। अगर आप एवरेज 150 पेशेंट भी लेके चलिए तो 2 मोहल्ला क्लिनिक को 300 पेशेंट मिला। आप डिस्पेंसरी को भी नियर अबाउट इतना ही ले लीजिए। अब सोचिए कि फिर से 150 पेशेंट देखने वाला एक डिस्पेंसरी, एक ही डॉक्टर वहाँ पे, अब अगर 450 पेशेंट उसके पास पहुँचेंगे तो क्या वो देखेगा उसको? जाहिर तौर पे नहीं देखेगा। सिर्फ 2 बजे तक उनको देखना होता है, पेशेंट को चेक करना होता है। इसमें वो कितने पेशेंट को देख पाते हैं उतने ही देखते हैं। डेली 2 बजे तक उनके पास पेशेंट होता ही होता है। फिर पेशेंट को कल के लिए बुलाया जाता है, या तो वो कल जाते हैं या फिर किसी और अस्पताल में चले जाते हैं जहाँ पे 24 आवर की फैसिलिटी है। ज़्यादातर अस्पताल में भी OPD 2 बजे तक ही देखी जाती है। कुछ बड़े अस्पताल में OPD 2 शिफ्ट में जब लगाए जाते हैं तो उसकी बात अलग होती है। बाकी टाइम लोगों को इमरजेंसी में जाना पड़ता है, जहाँ पे अगर आपके साथ परेशानी गंभीर नहीं है तो आपको कुछ 1-2 टैबलेट देकर आपको कल OPD में टाइम से आने के लिए बोल दिया जाता है। ऐसे में जहाँ पर सरकार को चीज़ों को बेहतर करनी चाहिए थी, चीज़ों को ऐड ऑन करना चाहिए था, जोड़ना चाहिए था, उपलब्धता बढ़ानी चाहिए थी, फैसिलिटी बढ़ानी चाहिए थी, वहाँ पर दिल्ली सरकार मोहल्ला क्लिनिक को बंद करना चाहती है। अब भाई आपका पॉलिटिकली कोई भी बात रही हो, हमें उससे क्या लेना देना, लेकिन आप जनता के बारे में क्या सोच रहे हैं? और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप इस सरकारों के बारे में, नेताओं के बारे में क्या सोच रहे हैं? आप चाहे जिस स्टेट में रह रहे हो, अगर पिछली सरकार ने कोई भी जन कल्याण वाली कोई भी काम किया है और अगली सरकार ने अगली सरकार जो बनी है वो पॉलिटिक्स करने के चक्कर में उस जन कल्याणकारी योजना को ठप कर रही है, बंद कर रही है, सुधार करने के बजाय। अगर उसको उसमें कुछ खराबी नज़र आ रही तो उसको सुधार करे, सही करे, बेहतर बनाए, न कि उसको बंद करके ख़त्म करके काम किया जा सकता है। अगर आप कोई दुकान खोले हैं और वहाँ पे स्टाफ सही से काम नहीं कर रहा तो इसका इलाज यह है कि आप स्टाफ चेंज करें या स्टाफ को आप सही तरीके से गाइड करें। यह तो कोई इलाज नहीं कि आप दुकान ही बंद कर दें। यहाँ पे सरकारें कुछ ऐसी ही चीज़ कर रही है और मैं चाहता हूँ कि दिल्ली के लोग और दिल्ली से बाहर के लोग इन बातों पे अपनी आदत बना लें कि अगर सरकार मनमानी करती है तो हम आवाज़ उठाएंगे और पूरे दम से उठाएंगे। मैंने एक बात के लिए आज कहा है कि दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छी तो कतई नहीं है। हाँ, भले ही भारत के सबसे टॉप अस्पतालों में से कुछ अस्पताल दिल्ली में है, इसके बावजूद भी दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग के काम करने के तरीके और उसके ऊपर जो भीड़ भाड़ की समस्या है बहुत बड़ी है। तो आखिरी में फिर से वही सवाल कि आप लोग जो दिल्ली में रहते हैं वे या दिल्ली से बाहर भी हैं तो आप लोग ऐसी बातों पर समर्थन करें, हमारा समर्थन करें। आप अपनी आवाज़ उठाएं, आपके पास फ़ोन है, अपनी वीडियो बनाएं और सरकार पे दबाव बनाएं कि हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था को सही किया जाए, इसको भगवान भरोसे ना छोड़ा जाए, हमें उस स्थिति में ना पहुंचाया जाए जहां पर हम किसी चीज़ के लायक ही ना बचें। हम वैसे भी बहुत गंभीर चीज़ों में जुड़े हुए हैं। आगे हम बात करेंगे प्रदूषण पे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और थोड़ा सा कोशिश कीजिए जागरूक होने की।